हेडिंगली टेस्ट का नतीजा वाकई चौंकाने वाला रहा। हाँ बिल्कुल। भारत की तरफ से मैच में 5 शतक लगे और फिर भी जीत इंग्लैंड की हुई, वो भी 5 विकेट से। ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज का पहला टेस्ट था और इसने तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे पास जो मैच रिपोर्ट्स हैं और कुछ विश्लेषण भी हैं, आज हम उनमें जरा गहराई से उतरकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। बिल्कुल, और ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने मैच में 5 शतक लगाए हों और फिर भी हार गई हो। 5 शतक? हाँ, भारत ने पहली पारी में 471 बनाए, दूसरी में 364। बड़े स्कोर थे ये। शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने तो 2 बार शतक जड़ा। हाँ, पंत ने दोनों पारियों में। इसके बावजूद हार जाना, ये खेल के बारीकियों पर और दबाव के जो पल होते हैं उन पे बहुत कुछ कहता है। सही बात है। भारत की बल्लेबाजी देखकर तो एक समय लगा था कि मैच पूरी तरह पकड़ में है। पहली पारी में गिल 147, पंत 134, फिर दूसरी में राहुल 137 और पंत फिर से 118। स्कोरबोर्ड तो रनों से भरा पड़ा था। ये आंकड़ा ही अपने आप में अविश्वसनीय लगता है। 5 शतक और नतीजा हार। हाँ, स्कोर बेशक बहुत बड़े थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खेल का दूसरा पहलू भी तो देखना होगा। इंग्लैंड की चौथी पारी, हाँ वो चेज, उन्हें जीत के लिए 371 रन चाहिए थे, जो कि बड़ा लक्ष्य था। बिल्कुल। और इंग्लैंड ने वो हासिल किया। ये उनके टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे सफल रन चेज बन गया। दूसरा सबसे सफल? जी, और इसमें बेन डिकेट की जो नाबाद 149 रन की पारी थी, वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कमाल की पारी थी वो। हाँ, और जैक क्रॉली के साथ उनकी ओपनिंग साझेदारी 188 रन की। 188? इंग्लैंड के लिए चौथी पारी में ये दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। उसने एक मजबूत नींव रख दी थी। अच्छा। मारे और मैच ही खत्म कर दिया। जिस अंदाज में चेज किया वो भी देखने लायक था। तो फिर सवाल उठता है कि चूक कहाँ हुई? ये 5 शतक फिर बेकार क्यों चले गए? क्या सिर्फ बल्लेबाजी की बात है या गेंदबाजी में कुछ कमी रह गई? खासकर उस चौथी पारी में जब विकेट सबसे ज्यादा जरूरी थे। बुमराह जैसे गेंदबाज भी थे पर कोई असर नहीं दिखा। देखिए, जब हम विश्लेषण देखते हैं तो कुछ चीजें सामने आती हैं। पहली बात, भारत ने दोनों पारियों में अपने निचले क्रम के विकेट, नंबर 5 या 6 के बाद के विकेट काफी जल्दी खो दिए। अच्छा, ये एक पैटर्न था। हाँ, ऐसा लगता है। आंकड़े शायद यही दिखाते हैं कि दोनों पारियों में मिलाकर आखिरी 5 विकेट शायद 100 रन के अंदर ही गिर जाए। जबकि इंग्लैंड के निचले क्रम ने जरूरत पड़ने पर रन जोड़े। ठीक है। दूसरी बड़ी बात रही इंग्लैंड का रवैया। वो बेसबॉल? हाँ, स्टोक्स और मकालम के अंडर टीम ने जो आक्रामक क्रिकेट खेला है, जिसे बेसबॉल कहा जा रहा है, हर हाल में तेजी से रन बनाना है, उन्होंने वो ही किया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाया, फील्डिंग पर भी दबाव बनाया। तो वो आक्रामकता काम कर गई। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि शायद कुछ अहम मौकों पर कैच छूटे। ओहो। और हो सकता है कि गेंदबाजी की रणनीति पर भी दोबारा सोचने की जरूरत हो। ये सब मिलाकर शायद हार का कारण बना। साफ है कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ स्कोर बोर्ड पर बड़े रन लगा देना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मैच के जो वो नाजुक मोड़ आते हैं, उन पर दबाव झेलना, सही रणनीति बनाना और फिर उसे मैदान पर ठीक से लागू करना, वो शायद ज्यादा जरूरी है। सही कहा। और हाँ, बेन डिकेट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ये भी बताता है कि मुश्किल हालात में खेली गई एक पारी कितनी निर्णायक हो सकती है। बिल्कुल। और ये मैच एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है मेरे ख्याल से। क्या टेस्ट क्रिकेट में व्यक्तिगत प्रदर्शन जैसे शतक वगैरह, इनका महत्व टीम के नतीजे के सामने कहीं कम हो रहा है, खासकर तब जब सामने वाली टीम इतनी ज्यादा आक्रामक रणनीति अपना रही हो, जैसे ये बेसबॉल है जो खेल के पुराने तरीकों को चुनौती दे रही है। वो संतुलन कहाँ है अब? वाकई ये सोचने वाली बात है। व्यक्तिगत चमक बनाम टीम की जीत और बदलती रणनीतियां। आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि हेडिंगले का टेस्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। ये रणनीति, दबाव झेलने की काबिलियत और निर्णायक पलों में कौन खड़ा रहा, उसका एक बेहतरीन उदाहरण था। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।